नमस्कार। एक बार फिर से मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का महाविद्यालय के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने रीतिबद्ध काव्यधारा का अध्ययन कर रहे थे। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत हमने यह जाना कि रीतिबद्ध काव्यधारा से क्या अभिप्राय है, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनका कृतित्व। इसके साथ में ही हमने रीतिबद्ध कवियों का आचार्यत्व आदि प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ, दूसरे शब्दों में विशेषताएं निम्न है। सर्वप्रथम, रीति ग्रंथों का निर्माण। संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथकारों का अनुसरण करते हुए सभी रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे। इन कवियों ने रस, अलंकार, नायिका भेद आदि के उदाहरण देते हुए काव्य रचनाएं लिखी। चिंतामणि, भूषण देव, भिखारीदास आदि ने रीति ग्रंथों की रचना की। इन कवियों ने संस्कृत के भामह, दंडी, मम्मट, राजशेखर आदि का अनुसरण किया, लेकिन इन कवियों को संस्कृत के आचार्यों के समान सफलता नहीं मिली। इन कवियों की काव्य विधि में मौलिकता का अभाव है। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन शक्ति की आवश्यकता होती है वह इन कवियों में नहीं है। इसका कारण यह था कि इन कवियों को कवि और आचार्य कर्म दोनों एक साथ निभाना पड़ा। द्वितीय प्रवृत्ति है श्रृंगार निरूपण। श्रृंगार वर्णन रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। इस काल में भक्ति काल के राधा कृष्ण भी विलासी नायक नायिका मात्र बनकर रह गई हैं। इस काल में सर्वाधिक प्रमुख रस श्रृंगार रस था। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग पक्ष का अधिक वर्णन किया है और वियोग वर्णन में मार्मिकता का अभाव रहा है। संयोग वर्णन में सूरत, विपरीत रति, हास, परिहास का वर्णन मिलता है। विभिन्न तीज, त्योहारों, पावस आदि का सुंदर वर्णन मिलता है। श्रृंगारी भावना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इन कवियों का दरबारी कवि होना था। अपने आश्रयदाताओं को खुश करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। अतः इन कवियों ने श्रृंगार वर्णन को सर्वाधिक महत्व दिया। श्रृंगार रस निरूपक रीतिबद्ध कवियों में मतीराम सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अलंकार प्रयोग व चमत्कार वर्णन। रीतिकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं व सामंतों को प्रसन्न करने के लिए चमत्कार का सहारा लिया। इन कवियों ने विलासी राजाओं को खुश करने के लिए कल्पना की उड़ान, वाक्पटुता, चमत्कार वर्णन आदि का सहारा लिया। इन कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं को अलंकृत करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किया। इसीलिए डॉक्टर राम कुमार ने इस काल को कलाकाल व मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी। इन कवियों ने अलंकार साधन के रूप में नहीं बल्कि साध्य के रूप में प्रयोग किया। रीतिबद्ध कवियों ने जितने अलंकार ग्रंथ लिखे उतने संभवतः संस्कृत काव्य शास्त्र में भी नहीं लिखे गए। अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए अधिकांश रीति ग्रंथकारों ने अलंकार ग्रंथों का प्रणयन किया। प्रकृति वर्णन। रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में मिलता है। यह प्रकृति चित्रण नायक नायिका की मनोदशा के अनुरूप हुआ है। संयोग दशा में प्रकृति का मनोहारी चित्रण तथा वियोग दशा में त्रास उत्पन्न करने वाला रूप है। रीतिकाल में स्वतंत्र प्रकृति वर्णन दुर्लभ है। प्रकृति के विभिन्न अवयवों का वर्णन इन्होंने नायक नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए ही किया है। नायक नायिका की सुंदरता के लिए अनेक उपमाएं प्रकृति से ली गई हैं। इन कवियों ने प्रकृति चित्रण में अनेक नए उपमानों का भी प्रयोग किया है। इनका प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में कहीं अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली है कि इनका प्रकृति चित्रण उतना वास्तविक नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रमुख कारण, जैसा कि मैंने रीतिकाल की प्रवृत्तियों में बताया था, कि अधिकांश कवि राज दरबारी थे, तो राजाओं के आश्रय में ही रहे, राजमहलों में रहे, तो उन्होंने प्रकृति का सानिध्य कभी पाया ही नहीं। तो इतना सूक्ष्म विवेचन और वास्तविक विवेचन रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने इतना नहीं किया।
नारी वर्णन। रीतिकाल के कवियों ने नारी का कामुक वर्णन किया है। इनके लिए नारी केवल भोग विलास की वस्तु है। इन्होंने नारी को प्राय नायिका के रूप में चित्रित किया है जो नायक के प्रेम में बंधी है, अर्थात इन्होंने नारी को अधिकार क्षेत्र में प्रेमिका के रूप में ही चित्रित किया है और उसके अन्य रूपों की इन कवियों ने उपेक्षा कर दी है। यह कवि नारी के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन ही करते रहे। इसका प्रमुख कारण यह था कि अधिकांश रीतिकालीन कवि दरबारी कवि थे और इनका प्रमुख उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करना था और वे राजा प्राय भोग विलास में डूबे रहते थे, अतः इन्होंने नारी को भोग विलास के साधन के रूप में ही प्रस्तुत किया है। काव्य रूप। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, लेकिन रीतिकाल की मांग ही मुक्तक काव्य थी। राजाओं तथा नवाबों के पास इतना समय नहीं था कि वे प्रबंध काव्य सुन सकें और दरबारी कवियों का एकमात्र उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करना था, तो इसीलिए उन्होंने मुक्तक काव्य की ही रचना की। कला। इन कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए छंदों, अलंकारों, बिंबों आदि का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। छंदों की दृष्टि से इन कवियों ने प्राय दोहा, कवित, संवैया का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त छप्य, भरवे, सोरठा आदि का प्रयोग भी कहीं कहीं मिलता है। फिर भी इन कवियों ने दोहा, कवित, संवैया का अधिक प्रयोग किया है क्योंकि ये छंद ब्रज भाषा की प्रकृति के अनुकूल थे। चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इन कवियों ने विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया। इन्होंने शब्दालंकारों और अर्थालंकारों दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग बखूबी किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग बखूबी किया है। इन कवियों के लिए अलंकार साधन नहीं बल्कि साध्य बन गए थे। मौलिकता का अभाव। रीतिबद्ध कवियों के द्वारा किए गए काव्यांग निरूपण में मौलिकता का अभाव है। जैसा कि मैंने प्रथम बिंदु में भी बताया था कि रीति ग्रंथों का जो इन्होंने निर्माण किया है वह अनुदित थे या उनका अनुकरण था। वास्तव में मौलिक रूप से इन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। इन कवियों ने यद्यपि सैकड़ों रीति ग्रंथ लिखे तथापि किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन रीति ग्रंथकारों द्वारा नहीं किया गया। शास्त्रीय परंपरा। रीतिबद्ध कवियों ने शास्त्रीय पद्धति पर रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध काव्य शास्त्रीय सीमाओं में बंधा हुआ है, अतः उसमें भाव, रस, नायिका भेद, अलंकार आदि का निरूपण काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप किया गया है। ब्रज भाषा की प्रधानता। रीतिकाल में अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में रचा गया और रीतिबद्ध काव्य धारा भी इसका अपवाद नहीं है। रीतिबद्ध कवियों द्वारा भी ब्रज भाषा का उपयोग काव्य सृजन में किया गया। ब्रज भाषा ही इस युग की प्रधान साहित्यिक भाषा थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि ब्रज भाषा श्रृंगार, रस व कोमल भावों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भाषा थी। रीतिबद्ध धारा के अधिकांश कवि केवल अपने स्वामी अर्थात अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना कर रहे थे, अतः उन्होंने ब्रज भाषा जैसी मधुर भाषा को चुना। डॉक्टर नगेंद्र इस विषय में लिखते हैं, भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं जिसमें माधुर्य न हो। वस्तुतः ब्रज भाषा का जितना उत्कर्ष रीतिकाल और उसकी विभिन्न धाराओं में हुआ उतना उससे पहले कभी नहीं हुआ था। फिर भी हम इनकी भाषा को पूर्ण या पूरी तरह निर्दोष नहीं मान सकते। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों की भाषा में कई स्थान पर कारक चिन्हों की त्रुटि है, कहीं कहीं लिंग संबंधी दोष है, परंतु उनकी भाषा में सर्वत्र मधुरता व मादकता के दर्शन होते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध काव्यधारा श्रृंगार व मधुरता का काव्य है। इसमें सर्वत्र श्रृंगार व कलात्मकता के दर्शन होते हैं। रीति ग्रंथों का प्रणयन इस धारा की प्रमुख विशेषता रही। जितना अधिक कला का विकास इस काल में हुआ वह उससे पहले कभी नहीं हुआ। शायद इसीलिए ही रीतिकाल को कह सकते हैं कि राम कुमार वर्मा व रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा, वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया। प्रिय विद्यार्थियों,
रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। रीति काल की दो शेष रही काव्यधाराएं रीति मुक्त व रीति सिद्ध का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।